नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अपनी अपनी किस्मत का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अन्नू अपने मायके आ गई थी। रमेश जी ही अन्नू को लेकर के आए थे। अन्नू बेटा, कल ही हमें सुमित के घर जाना है। कमला जी ने अन्नू से कहा। हाँ बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं जो उन्होंने मेरी बात का मान रखा और तुम्हारे आने तक का इंतजार किया, रमेश जी ने कहा। अच्छा माँ, सोनू दीदी को सुमित पसंद है ना? अन्नू ने पूछा। हाँ हाँ, हमने सोनू की मर्जी मालूम करके ही इस रिश्ते को स्वीकार करने का फैसला लिया है। एक बार बस तुम और मिल लो तो उन्हें ही हाँ कह देते हैं, कमला जी ने कहा। बड़ा सा आंगन, आंगन के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें, आंगन के एक तरफ रसोई और सामने की तरफ 2 कमरे, बस इतना बड़ा था सुमित का घर। माँ बाबा को उसके घर से भी कोई ऐतराज नहीं हुआ, मगर अन्नू को सुमित का घर छोटा लगा। वजह थी खुद अन्नू का घर सुमित के घर से 5 गुना बड़ा था और अन्नू की ससुराल भी सुमित के घर से 3 गुना बड़ी थी। बाहर आंगन में ही कुर्सियां रख करके उन्हें बैठाया गया। फिर राधा एक ट्रे में पानी के गिलास रख करके लेकर के आई। थोड़ी देर बाद जानकी जी नाश्ता लेकर के आती हैं। नाश्ते में कुछ घर की चीजें बनी हुई होती हैं। अन्नू को यह बात भी थोड़ी जचती नहीं है। थोड़ी देर बाद सुमित भी आ करके उन लोगों के बीच बैठ जाता है। तो सुमित जी, क्या करते हैं आप? अन्नू सुमित से पूछती है। अन्नू का इस तरह सुमित से सवाल करना माँ और बाबा दोनों को पसंद नहीं आता है, लेकिन वह चुप रहते हैं क्योंकि वहाँ पहले ही अन्नू को बता चुके थे कि वह एक गैरेज में काम करता है। मैं एक गैरेज में काम करता हूँ, सुमित ने धीरे से अन्नू को जवाब दिया। कितना कमा लेते हैं आप महीने के? ज्यादा नहीं, यही कोई 10-12 हजार रुपए। अन्नू का ये सवाल सुमित को भी पसंद नहीं आया। और पढ़ाई कहाँ तक की है सुमित जी आपने? अन्नू ने फिर सवाल किया। मैं घर की हालत की वजह से ज्यादा नहीं पढ़ पाया, मैंने 10वीं की है, सुमित ने जवाब दिया। तो अन्नू ने बड़ी हैरत से कहा, 10वीं? जी हाँ, सुमित ने जवाब दिया। और राधा, तुम आजकल क्या कर रही हो? कमला जी ने सुमित को अन्नू के बेतुके सवालों से बचाने के लिए राधा से पूछा। फिलहाल तो आंटी कुछ भी नहीं, बस घर में मम्मी से तरह तरह की डिश बनाना सीख रही हूँ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ससुराल जाना है तो खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा ना, जानकी जी ने कहा। हाँ हाँ, सही कहा है आपने, यही सब करना होता है ससुराल में, तो कमला जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। विशाल जी और रमेश जी अपनी बातों में मसरूफ थे। फिर जब कमला जी और रमेश जी ने जाने की इजाज़त मांगी तो विशाल जी और जानकी जी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे आपको खाना खा करके ही जाना होगा। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करो, कमला जी ने कहा। तो जानकी जी ने कहा, नहीं बहन, इसमें तकलीफ कैसी है, खाना मैं बना चुकी हूँ, अभी परोस देती हूँ। राधा, आओ जरा खाना परोसने में मेरी मदद करो। चलिए आंटी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ, कह करके अन्नू भी जानकी जी और राधा के साथ रसोई में आ गई। अन्नू की आंखें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। रसोई साफ सुथरी थी। एल शेप में बड़ा सा किचन स्टैंड, कोने में लगा सिंक, एक तरफ डबल डोर फ्रिज रखा है, स्टैंड पर एक तरफ मिक्सर और एक तरफ माइक्रोवेव रखा है। पीछे की तरफ बड़ी सी लोहे की जाली लगी है जिसमें से रोशनी के साथ साथ हवा भी आ रही है। सारी अलमारियों में लकड़ी का कबड़ बना है। कोई भी सामान, बर्तन वगैरह, डब्बे वगैरह बाहर नहीं दिख रहे हैं। आपका बहुत ही सुंदर किचन है, अन्नू ने कहा। हाँ, ये अभी अभी सुमित ने उसकी पसंद से बनवाया है, जानकी जी ने कहा। फिर उन्होंने एक कबड़ खोल करके उसमें से स्टील का डिनर सेट निकाला और डिशों में दाल, चावल, भिंडी की सब्जी, दम आलू, पूरी, रोटी, गुलाब जामुन, हलवा निकालने लगी। ये सब देख करके अन्नू को हैरत भी हुई। राधा ने बाहर आंगन में एक बड़ी सी दरी बिछाई और बीच में बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला दस्तरखान बिछाया। फिर सारी डिशेज ले जा करके वो दस्तरखान पर रखने लगी। साथ में अन्नू भी
डिशेज रखने में राधा की मदद कर रही थी। सभी के सामने खूबसूरत नक्काशी वाली स्टील की प्लेट्स और उसमें छोटी छोटी प्यालियां रख दी। खाना खिलाने का ये तरीका कमला जी और रमेश जी को बहुत पसंद आया। वहीं अन्नू हैरत में थी ये सब देख कर, क्योंकि उन लोगों को देख करके वो जैसा समझ रही थी वो लोग उससे उलट लग रहे थे। अन्नू को याद आया कि जब अभी बाबा उसे लेने उसके ससुराल आए थे तो गीता जी ने जूठे मुंह से खाने तक का नहीं पूछा था। वो दोनों घर में बस नाश्ता करके ही निकले थे और रास्ते में होटल में रुक करके उन्होंने खाना खाया था। जानकी जी ने आग्रह करके सबको खाना खिला रही थी। कमला जी और रमेश जी खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सच में आंटी आपने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। खाना बनाने के मामले में हमारी सोनू दीदी आपसे पीछे रह गई। अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी सोनू यानी सुनीता को स्वादिष्ट खाना बनाना। जानकी जी ने बड़े प्यार से कहा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे नेचर के लोग हैं। घर आते ही रमेश जी सुमित के घर वालों की तारीफें करने लगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कमला जी ने भी खुश होते हुए बोली, माँ और बाबा किसी से दूसरी मुलाकात में ही मिल करके ये नतीजा मत निकालो। अक्सर लोग दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। अन्नू ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सोनू यानी सुनीता को अच्छा नहीं लगा अन्नू की इस बात से। नहीं अन्नू, वो दिखावटी लोग नहीं हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, जीतू ने कहा। अच्छा, तुम इतना पक्का कैसे कह सकते हो? अन्नू ने जीतू से सवाल किया। क्योंकि मैं भी उन लोगों से मिल चुका हूँ, उनके घर भी जा चुका हूँ। कुछ तो मुझ में लोगों को पहचानने का गुण है, जीतू ने कहा। हाँ, और आंटी खाना कितना अच्छा बनाती हैं, है ना? जया ने भी कहा। हाँ हाँ, हम आज भी खाना खा करके ही आए हैं, कमला जी ने कहा। अच्छा, जया ने कहा। हाँ, क्या करें, विशाल जी और जानकी जी ने आज भी बिना खाए आने नहीं दिया, रमेश जी ने कहा। वास्तव में जादू है जानकी जी के हाथों में, रमेश जी पेट पर हाथ फिराते हुए कहे। साफ सफाई देखी अन्नू, कितनी साफ सुथरी रसोई है, पूरा घर ही चमकता है, मीरा जी ने अन्नू से कहा। हाँ दीदी, साफ सफाई तो बहुत है, बेचारी दीदी सारा दिन साफ सफाई में ही बिता देंगी। अन्नू ने जैसे सोनू का मजाक उड़ाया था। लेकिन बाबा, मुझे सुमित का काम काज पसंद नहीं आया और आमदनी भी कितनी कम है, अन्नू ने रमेश जी से कहा। बेटी, कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा, मीरा जी ने कहा। तो कमला जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। माँ, आप कुछ भी कहो, मगर गैरेज में काम करने वाला कितना चीप सा लगता है, अन्नू ने मुंह बनाया। जब हम कहीं जाएंगे और कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पति क्या करते हैं और मैं कहूँगी कंपनी में हैं, 55,000 सैलरी है, और यही सवाल जब कोई सुनीता दीदी से पूछेगा तो दीदी कहेंगी गैरेज में काम करते हैं और 10-12 हजार कमा लेते हैं, तो सोचो लोग क्या सोचेंगे। उस वक्त दीदी को कैसा लगेगा? अन्नू ने फिर मुंह बनाया। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो अब तुम्हारी दीदी घर भी बैठी रह जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कहना, मीरा जी ने जवाब दिया। और सबसे ज्यादा तो ये सोचो कि हमारी सोनू कितनी अच्छी रहेगी वहाँ, सभी लोग कितने मोहब्बत वाले हैं, कमला जी ने भी कहा। तो अन्नू चुप हो गई। अरे माँ, मावे के लड्डू, अन्नू ने लड्डू देख करके खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ, खा लो जी भर करके, तुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए जीतू ले करके आया है, कमला जी ने प्यार से कहा। माँ, एक बार मैंने अमित से कह करके मंगवाए थे लड्डू, मगर मुझे एक भी खाने को नहीं मिला। क्यों? जया हैरत से पूछा। क्या बताऊं भाभी, पलटन पीछे पड़ गई और सारे लड्डू निपटा डाले, अन्नू ने रुखाई से कहा। तो क्या हुआ, अन्नू बच्चे हैं, सोनू ने पीछे से आते हुए जवाब दिया। अरे काहे के बच्चे दीदी, सब मिल करके खूब रोटियां खाते हैं, मैं तो बनाते बनाते भी थक जाती हूँ, अन्नू ने एक आह भरी। तो क्या अन्नू तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करती हैं, कमला जी ने पूछा। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस बैठे बैठे आर्डर देती हैं। एक दिन मेरी कमर में दर्द था, मैंने रीना से झाड़ू लगाने को क्या बोल दिया, उन्होंने तो 10 सुना डाली, अन्नू ने कहने पर सोनू ने कहा। क्या तुम्हारे यहाँ
झाड़ू बर्तन करने वाली भी नहीं आती है? नहीं आती। और दीदी तुम्हें भी झाड़ू बर्तन खाना बनाना सब ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुमित के घर में भी काम वाली नहीं आती है। अन्नू ने कहा। तो सोनू ने कहा, लेकिन अमित जी की सैलरी तो अच्छी है ना, वो चाहे तो लगा सकते हैं ना काम वाली। हाँ दीदी, लेकिन लगता है कि वह लोग थोड़े कंजूस हैं। अन्नू के कहने पर सभी हंसने लगे। हाँ लेकिन माँ जी कभी भी टीना दीदी के मामले में कंजूसी नहीं करती। टीना दीदी को वह हर चीज दिलाती हैं और उनके बच्चों को भी। टीना दीदी आने वाली थी ना, इसलिए माँ जी ने मुझे मायके भी नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि पहले टीना आ करके रह करके चली जाएं, उसके बाद जाना। कोई बात नहीं बेटा, वह तुम्हारी ननद हैं, कभी कभी तो आती हैं, माँ ने कहा। नहीं माँ, टीना दीदी कभी कभी नहीं आती हैं, अक्सर ही आया करती हैं और फिर बहुत लंबे लंबे समय तक रह करके जाती हैं। हफ्ता भर पहले ही तो माँ जी टीना दीदी के घर से होकर आई थी और हफ्ता भर बाद ही टीना दीदी आ गई, और वह भी 20 दिन रह करके गई हैं, अन्नू ने कहा। कोई बात नहीं अन्नू, तुम्हें यह सब नहीं सोचना चाहिए। वह उस घर की बेटी है, उसका जब भी जी चाहे वह आ सकती है, जा सकती है, और जितना जी चाहे वह रह सकती है, सोनू ने कहा। दीदी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके आने से, मगर बस यह है कि उनकी पसंद का खाना बना बना करके मैं थक जाती हूँ, और वह भी अकेली। बिल्कुल भी कोई भी मेरी मदद नहीं करवाता किचन में। मैं अकेली ही सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, और उनके आने में काम और बढ़ जाता है, नई नई तरह की फरमाइश होने लगती है। अच्छा, और यह सोचा है कभी कि तुम यहाँ आई हो और तुम अपनी पसंद का खाना बनवा रही हो, अपनी पसंद की चीजें रोज तुम्हारे लिए जया और मैं मिलकर के बनाते हैं, तो कभी सोचा है कि जया भी जा करके अपने मायके में यही बात करे और तुम्हें पता चले? यह बात तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ ने समझाते हुए अन्नू से कहा। तो अन्नू ने कहा कि माँ आप हेल्प करवाती है ना भाभी की, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने उन्हें अकेले किचन में लगा रखा है। इसी तरह माँ जी भी को सोचना चाहिए ना कि मैं भी थोड़ा हेल्प करवाएं। चलो कोई बात नहीं अन्नू, यह सब बातें छोड़ो, ससुराल में रहना है तो काम भी करना पड़ता है और सबका ध्यान भी रखना पड़ता है, सोनू ने कहा। तो अन्नू जैसे चिढ़ गई। जब तुम ससुराल जाओगी तब देखूंगी फिर तुम अपने ससुराल में कितना काम करती हो और कितना सबको खुश रखती हो, अन्नू ने गुस्से में कहा। हाँ हाँ देख लेना, या तो इंसान के खुद के हाथ में होता है कि किसी को खुश रखना या किसी के मान सम्मान करना, सोनू ने चिढ़ते हुए कहा। तो माँ ने बात को बदल दी। अरे अन्नू तुम्हारी साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, कब ली तुमने? वहीं से ली है क्या? नहीं माँ, यह तो टीना दीदी ने मुझे गिफ्ट की है, तुम खुद ही देख लो कितना ध्यान रखती हैं, फिर भी तुम्हारी ननद तुम्हारा। कह करके सोनू दीदी चली गई। तो अन्नू ने गुस्से में माँ से कहा, माँ यह क्या हो गया है दीदी को? क्यों दीदी इस तरह मुझसे बात करती हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने दीदी का? क्या अमित ने मुझे पसंद कर लिया उसी का गुस्सा है दीदी को, या उन्हें अच्छा ससुराल नहीं मिला इस बात का गम है दीदी को? अन्नू यह तुम क्या कह रही हो बेटी? थोड़ा सोच समझ करके तो बोला करो। तुम क्यों कह रही हो कि सोनू को अच्छा ससुराल नहीं मिला? देखा तो है मैंने माँ, मुझसे क्या छुपा हुआ है? जो मैं यह कहूँ कि सोनू दीदी का ससुराल मुझसे ज्यादा अच्छा है या सुमित अमित से ज्यादा बेहतर हैं, अपनी अपनी किस्मत है यह तो बेटा, मीरा जी ने अन्नू से कहा। तभी रमेश जी अंदर आए तो अन्नू भी चुप हो गई और माँ को भी चुप होना पड़ा, क्योंकि रमेश जी के सामने यह सब बातें होती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह घर में किसी भी तरह का क्लेश पसंद नहीं करते थे। गीता जी ने अन्नू से फोन पर पूछ रही थी, अन्नू तुम्हारा कब तक वापस आने का प्रोग्राम है? मुझे टीना के घर जाना है, तुम आ जाओगी तो उसके बाद मैं टीना के घर जाऊंगी, ताकि मुझे घर की कोई फिक्र नहीं रहेगी। मगर माँ जी अभी तो टीना दीदी आ करके गई हैं, क्या कुछ अर्जेंट काम है टीना दीदी के घर? अन्नू ने रुक रुक करके थोड़ा घबराते हुए गीता जी से कहा। नहीं काम तो कुछ भी नहीं है, मगर महीना हो गया ना उससे मिले हुए, तो उससे मिल करके और बच्चों से मिल करके आ जाऊंगी। गीता जी के यह बोलने पर अन्नू जैसे तप सी गई। माँ जी मैं भी तो इतने महीने बाद अपने मायके आई हूँ, तो मैं थोड़ा और रहूंगी, और फिर अभी सोनू दीदी की सगाई की छोटी सी रस्म करेंगे, उसके बाद ही मैं आ पाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे टीना के घर जाना है, गीता जी ने कहा। माँ जी आप मेरा रास्ता क्यों देख रही हैं? आप चली जाइए ना टीना दीदी के घर,
अन्नू ने तपते हुए कहा, तुम नहीं रहोगी तो घर कौन संभालेगा? अमित और विशाल को खाना कौन बना करके खिलाएगा? दोनों बच्चियों को कौन रखेगा? और फिर उमेश भी तो घर पर ही रुकता है ना। तुम्हें तो मालूम है मैं सिर्फ महेश को ही अपने साथ ले जाती हूँ। गुस्सा तो अन्नू को इतना आया कि कह दे कि क्या सबकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है? बच्चे पैदा किया है आपने और जिम्मेदारी उठाऊं मैं, लेकिन कह नहीं पाई। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, कहा करके अन्नू ने फोन रख दिया और गुस्से में लाल पीली हो करके बैठ गई। क्या हुआ अन्नू, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ जी का फोन था, कह रही थी कि जल्दी आ जाओ, मैं टीना दीदी के घर जाऊंगी। तुम्हारे आने के बाद फिर तुमने क्या कहा? अन्नू माँ ने पूछा। मैंने कह दिया माँ की अभी सोनू दीदी की छोटी मोटी सगाई की रस्म करेंगे, उसके बाद ही आ पाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हारा बार बार आना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए रस्म होने के बाद ही जाना। माँ यह कोई बात होती है, लेकिन अभी तो टीना दीदी आ करके गई हैं और फिर टीना दीदी के घर जाना है और वह भी मेरे आने के बाद ही जाएंगी। मैंने कहा अभी चली जाओ, मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? तो कहने लगी कि घर कौन संभालेगा? विशाल और अमित को खाना बना करके कौन खिलाएगा? और दोनों लड़कियां रीना और मीना को कौन संभालेगा? माँ क्या मैंने इन सब को संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है? बच्चे पैदा किया है उन्होंने और जिम्मेदारी उठाऊं मैं? अन्नू ने गुस्से में माँ से कहा। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त एक जैसा नहीं होता है। तुम अमित से बात करो, अमित मेरी सुने तब ना। अमित तो माँ का कहते कहते अन्नू चुप हो गई। पीछे खड़ी सोनू यह सब सुन रही थी। दिल ही दिल में उसने सोचा कि कैसी हो गई है अन्नू, केवल अपने स्वार्थ का सोचने वाली, स्वार्थी और मतलबी। जल्दी ही सुमित के घर वालों को हाँ कर दी गई थी रिश्ते के लिए और रमेश जी ने कहा कि जल्दी ही आकर के छोटी मोटी जो भी आपको रस्में करना है कर दीजिए, क्योंकि फिर अन्नू को जल्दी ही ससुराल वापस जाना है। सुमित की माँ, सुमित के पापा और सुमित की बहन भाई और सुमित के चाचा चाची, बड़े बाबा, बड़ी अम्मा, बड़ी मम्मी, नाना नानी, 2 बुआ और 3 मौसियां रमेश जी के घर आ गए सगाई के लिए। सोनू को सगाई का दुपट्टा उड़ाने और चूड़ियां पहनाने। अन्नू ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो कहा कि मेरे तो घर में ज्यादा मेंबर हैं, लेकिन सोनू दीदी के घर में कम मेंबर हैं, लेकिन खानदान बहुत बड़ा है। सारी जिंदगी रस्में निभाने में और आने जाने में, बरतने खर्चने में ही गुजर जाती है। इतने बड़े सारे खानदान में, अन्नू ने सोचा। सभी लोग सोनू से बहुत प्यार से मिले, सब ने ही बहुत सारी ढेर सारे आशीर्वाद और गिफ्ट दिए सोनू को। जानकी जी ने सोनू को सगाई का दुपट्टा उड़ाया और राधा ने सोनू को चूड़ियां पहनाई। बारी बारी से सब ने सोनू को मिठाई खिलाई और सब ने उसकी गोद में पैसे डाले। जितने भी लोग जानकी जी के साथ आए थे सभी ने 500-500 रुपए के नोट सोनू के गोद में डाले और गिफ्ट भी दिए। अन्नू ने देखा तो उसको याद आया कि जब उसकी यह रस्म करने गीता जी के घर से लोग आए थे तो सब ने 50-100 के नोट ही डाले थे। सभी साथ आए रिश्तेदार भी बहुत मोहब्बत वाले और मिलनसार थे। खाने की भी सब लोगों ने बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद जब सोनू ने रुपए गिने तो पूरे 7500 रुपए थे उसकी गोद में। माँ ने कहा, देखा बेटा, घर कैसा भी हो, भले ही गरीब हो, लड़का कम कमाता हो, लेकिन लोग दिलवाले हैं। यह बात अन्नू को अंदर तक छलनी कर गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, चुप रही। अमित का फोन आया। वो अन्नू से कहने लगा कि अन्नू जल्दी से वापस आ जाओ, माँ जी को टीना दीदी के घर जाना है, वह कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अन्नू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने कहाँ रोका है माँ जी को? माँ को चले जाना चाहिए ना। मैंने तो कहा था माँ से कि माँ आप चली जाओ। वह चली जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? खाना कौन बनाएगा? बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अमित ने भी गुस्से में कहा, अच्छा तो यह सब मेरी जिम्मेदारी है क्या मैंने तुम्हारे घर संभालने का और तुम्हारे भाई बहनों का जिम्मेदारी लेने का ठेका ले रखा है? अन्नू ने तेज आवाज में कहा। अन्नू ऐसा नहीं कहते हैं, सोचो यह तुम्हारा भी तो घर है और मेरे भाई बहन तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। अमित ने प्यार से अन्नू को समझाते हुए कहा तो अन्नू पिघल गई। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा करो आप लेने आ जाओ मुझे। अन्नू ने कहा तो अमित ने फौरन बहाना बना दिया, नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा करो तुम पिताजी से कहो, पिताजी छोड़ जाएंगे आ करके तुम्हें।
अमित के यह कहने पर अन्नू को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आप क्यों नहीं आ सकते हैं? समझा करो जानू प्लीज, मुझे काम है। अमित ने इतने प्यार से कहा कि अन्नू को फिर मानना ही पड़ा। चलो ठीक है, मैं बाबा से कहूंगी, बाबा मुझे छोड़ने आ जाएंगे, कह करके अन्नू ने फोन रख दिया। अन्नू ऐसा करो, या मिठाइयाँ लेते जाओ और अपने सास ससुर को, अपने देवर और छोटी ननद को मुंह मीठा करवाना। सोनू की सगाई की खुशी में माँ ने ढेर सारी मिठाई के पैकेट अन्नू को देते हुए कहा, माँ इसमें मेरी पसंद की मिठाई है या नहीं? अन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा तो माँ ने कहा, है ना तुम्हारी पसंद, कैसे भूल सकती हूँ भला। अन्नू ने मावे के लड्डू का पैकेट अपने पर्स में रख लिया। बाकी सारी मिठाइयों का पैकेट उसी के बैग में रख करके बाबा के साथ गाड़ी में आकर के बैठ गई। बाबा ने रास्ते में उसे उसकी पसंद के फ्रूट भी दिला दिए। एप्पल, बनाना, पपाया, स्ट्रॉबेरी, कीवी, यह सारे फ्रूट अन्नू को बहुत पसंद थे। आज फिर अन्नू के ससुराल से बाबा को बिना खाए लौटना पड़ा। अन्नू ने कहा भी मैं बना देती हूँ, तो बाबा ने कहा नहीं, तुम अभी तो सफर से आई हो, थक गई होगी, तुम आराम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ते में खा लूंगा। अन्नू को बहुत बुरा लगा। उसने अमित से कहा कि जब माँ जी को पता था कि मैं और बाबा आ रहे हैं तो क्या वह हमारे लिए खाना भी बना करके नहीं रख सकते थे? अमित माँ की ही हमेशा हाँकता था, इसलिए फौरन बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज माँ ने खाना नहीं बनाया। अच्छा तो फिर आप सब ने क्या खाया? अन्नू ने अमित से सवाल किया। कुछ नहीं, मैं नाश्ता लेकर के आ गया था बाहर से, बस वही खा करके बैठे हैं सब। अन्नू कुछ नहीं बोली और उसने बैग में रखे मिठाई के पैकेट भी यह सोच करके नहीं निकाले कि जब मेरे बाबा के लिए खाना तक नहीं बना सके तो मैं क्यों मिठाई खिलाऊं। सारे फ्रूट्स और मिठाई का पैकेट उसने अपने रूम में ही रख लिए। रीना और मीना दोनों अन्नू के कमरे में आई। भाभी भाभी कैसी हो आप करके उसके पास ही बैठ गई। दोनों की नियत फ्रूट और मिठाई के पैकेट पर थी। अन्नू ने कहा, मैं अच्छी हूँ और बहुत थकी हुई हूँ, अभी आराम करूंगी, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। दोनों बहनें उठ करके खड़ी हो गईं और निगाहें अब भी फ्रूट और मिठाई के पैकेट पर ही थी। अमित ने दोनों बहनों को देखा तो पूछा कि फ्रूट या मिठाई खाना है क्या? दोनों बहनें कुछ नहीं बोली, बस अमित की तरफ ललचाए निगाहों से देखती रही। नजर से आगे बढ़ करके मिठाई का एक पैकेट, कुछ फ्रूट्स उनके हाथ में पकड़ा दिया। अन्नू को अच्छा तो नहीं लगा लेकिन वहां चुप रही कि कोई भी ओछी हरकत करना सही नहीं है। दोनों बहनें फ्रूट और मिठाई लेकर के खुशी खुशी कमरे से चली गई। अन्नू ने भी भूख के मारे कुछ फ्रूट और मिठाई निकाली और खाने लगी। अन्नू माँ को नहीं दोगी? अमित ने धीरे से कहा। अभी आराम करूंगी, उसके बाद उठूंगी तो दे दूंगी, अन्नू ने कुछ मुंह बनाते हुए कहा। लो आपको खाना है? मिठाई का पैकेट अमित की तरफ बढ़ाते हुए अन्नू ने कहा। नहीं, तुम जब उठोगी तब माँ को दोगी, तभी मुझे भी दे देना, कह करके अमित कमरे से बाहर निकल गया। अमित को बुरा लग चुका है, अन्नू समझ गई थी, लेकिन अन्नू ने परवाह नहीं की और लेट गई और जल्दी ही थकी होने की वजह से उसे नींद भी आ गई थी। क्या काम करता है तुम्हारा बहनोई? गीता जी ने अन्नू से पूछा। वह एक गैरेज में काम करते हैं, अन्नू ने शर्माते हुए कहा। गैरेज पर हूँ? चलो अच्छा है, वैसे भी सोनू को शायद ही कोई पसंद करता, चलो अच्छा है, गैरेज वाला तो मिला। गीता जी ने कहा तो अन्नू शर्म से पानी पानी हो गई, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ से फोन पर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि जब कोई पूछेगा कि सोनू दीदी का पति क्या करते हैं तो बताते हुए कितना शर्म आएगी। वही हुआ, माँ जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बहनोई क्या काम करते हैं तो मैंने बोला कि गैरेज में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि गैरेज में बड़ा बुरा सा मुंह बनाया होगा उन्होंने, और कहा कि चलो ठीक है, गैरेज वाला ही सही, सोनू को कोई तो मिला, नहीं तो सोनू को कौन पसंद करता। मुझे बहुत बुरा लगा माँ, मैं इतनी शर्म आई कि बस बता नहीं सकती। क्यों शर्म आई तुम्हें? क्या गैरेज पर काम करने वाला इंसान नहीं होता? माँ ने अन्नू को डांटते हुए कहा। तुम्हें भी गीता जी को यही जवाब देना था कि क्यों गैरेज में काम करने वाले इंसान नहीं होते? क्या जरूरी है कि किसी कंपनी में नौकरी करने वाले ही इंसान होते हैं या अच्छे लोग होते हैं? माँ की बात सुन करके अन्नू चुप हो गई और उसको लगा कि सही है, मुझे माँ को यही जवाब देना चाहिए था, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, जरूरी नहीं कि कंपनी में काम करने वाले लोग ही अच्छे हों।
सोनू कैसी हो? सुमित फोन पर सोनू से पूछ रहा था। मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? सोनू ने सुमित के बात का जवाब दे करके अपनी तरफ से पूछा। मैं भी अच्छा हूँ सोनू, तुमने रिश्ता स्वीकार करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोनू ने हैरत से पूछा। मुझे यकीन नहीं था कि मैं 10वीं पढ़ा हूँ और तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई हो, और मैं मामूली सा गैराज पर काम करने वाला। तुम मेरा रिश्ता स्वीकार करोगी, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा सोनू, सच में तुम दिल से खुश तो हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ और बाबा की खुशी के लिए रिश्ता स्वीकार किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी खुश हूँ इस रिश्ते से। सोनू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया जो तुमने मेरा रिश्ता स्वीकार किया? मुझे आपके मम्मी पापा बहुत पसंद आए। उनकी सादगी, उनकी साफ गोई बहुत पसंद आई। उनका मोहब्बत वाला रवैया मुझे बहुत पसंद लगा। यहाँ तक कि सगाई की रस्म में जो आपके रिश्तेदार आए थे, वह भी मुझे सब बहुत पसंद आए। सोनू ने शर्माते हुए अमित से कहा। अच्छा जी, ऐसी बात है। वैसे तुम फिक्र मत करना सोनू, यह मत सोचना कभी भी कि मैं हमेशा गैरेज पर ही काम करता रहूंगा। मेरा सपना है सोनू कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, और मुझे अपनी किस्मत पर और तुम्हारी किस्मत पर दोनों पर भरोसा है, और उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे कामयाब करे, मेरे सपनों को पूरा करे। जरूर सुमित, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुने, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। सोनू यानी सुनीता ने दिल से सुमित से कहा। जानकी जी और रोहित जी भी सोनू से बात करते रहते थे। राधा और अजय भी सोनू को फोन पर बात करके खूब हंसाते थे। सोनू बहुत खुश थी कि उसका रिश्ता अच्छे लोगों में हुआ है। सभी लोग बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले हैं। माँ और बाबा भी सोनू को खुश देख करके खुश होते थे। जया हमेशा सोनू की खिंचाई करती रहती थी, उसे सुमित के नाम से छेड़ा करती थी। देखते ही देखते शादी के दिन भी करीब आ चुके थे। रमेश जी और कमला जी सोनू की शादी भी अन्नू की शादी की तरह ही करना चाहते थे। उन्होंने इस बार भी सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। सोनू ने अपना सारा सामान अपनी पसंद से ही लिया था। रमेश जी और कमला जी अन्नू को भी फोन पर बार बार कहते कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी दीदी की शादी है, घर की ही शादी है, तुम्हें तो बहुत जल्दी पहुंच जाना था। लेकिन अब अन्नू क्या बताती कि उसे शादी में आने की परमिशन 8 दिन पहले ही मिली है। हद तो तब हो गई जब अन्नू ने अमित से कहा कि सोनू दीदी की शादी है, मुझे शॉपिंग करा दो। तुम ऐसा करो, अन्नू माँ के साथ चली जाओ, माँ तुम्हें जो भी चीजें चाहिए दिला देंगी। अमित ने कहा। क्यों माँ के साथ चली जाऊं? क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की है जो तुम अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा पीछे हट जाते हो? तुम क्यों नहीं चल सकते मेरे साथ मार्केट? क्या तुम मुझे शॉपिंग नहीं करा सकते हो? अन्नू ने कहा तो अमित ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होता है, उसके बाद आ करके मैं थक जाता हूँ, और घर पर भी मुझे लैपटॉप पर काम करना होता है। अमित बाहर हाल में बैठा और गीता जी को बैठे हुए देख करके गीता जी से कहा, माँ अन्नू को सोनू की शादी में जाना है, इसलिए उसे शॉपिंग करनी है, आप जो उसे चाहिए दिला लाना। हाँ बेटा ठीक है, मैं आज ही जा करके उसे जो चाहिए होगा दिला लाऊंगी, गीता जी ने अपने बेटे अमित से कहा। और फिर अन्नू से कहने लगी, वैसे तुम्हारे मायके वाले भी कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहे होंगे ना तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है कमला जी ने भी तुम्हारे लिए साड़ी वगैरह गहने वगैरह लिए ही होंगे ना? उन्होंने तो सब कुछ किया होगा माँ जी, लेकिन क्या मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर के जाऊँ, ऐसे ही खाली हाथ जाऊँ? अन्नू ने गुस्सा होते हुए कहा। बहू तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही थी, मैंने यह तो कहा नहीं कि नहीं दिलाऊंगी, कहा ना अभी अमित से आज ही जा करके दिला लाऊंगी, इन्हें तो बस लड़ना आता है। अमित ने अन्नू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा और बाहर निकल गया। गीता जी मन ही मन मुस्कुराने लगी। तू कितनी भी कोशिश कर ले मेरे बेटे को तू मुझसे दूर नहीं कर पाएगी, अन्नू गीता जी के मन ही मन में सोचा। गीता जी ने अन्नू को शॉपिंग करवाने साथ में ले तो गई, लेकिन उन्होंने अन्नू की पसंद का अन्नू को बिल्कुल भी खरीदने नहीं दिया। हर चीज में वह यही कहती कि यहाँ तो बहुत महंगा है, यहाँ तो बहुत हल्का है, यहाँ तो बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ तो कलर अच्छा नहीं है। ऐसे ही जैसे तैसे करके गीता जी अन्नू को अपने हिसाब से शॉपिंग करा करके ले आई। अन्नू का मुंह फूला हुआ देख करके अमित ने कहा, अब क्यों मुंह फूला हुआ है तुम्हारा?
अब तो माँ ने तुम्हें सब दिला दिया ना। दिला तो दिया, लेकिन सब अपनी पसंद से दिलाया है उन्होंने, मुझे अपनी पसंद का कुछ भी खरीदने नहीं दिया। अन्नू ने मुंह बनाते हुए कहा। अन्नू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ दिलाएं तो परेशानी, कुछ नहीं दिलाएं तो परेशानी। अरे माँ ने अगर अपनी पसंद का दिला दिया तो क्या हुआ, अच्छा ही दिलाया होगा ना, वरना तुमने वहाँ मना भी तो कर सकती थी, जो अब तुम मेरा भेजा खा रही हो। अमित ने भड़कते हुए कहा। तो अन्नू ने कहा कि भेजा नहीं खा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, समझे। और रही बात मेरी पसंद की, तो मैं अपने मायके से भी खरीद लूंगी, तुम्हें दिलाने की या परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अन्नू भी गुस्से में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अन्नू भी शादी में अपने मायके पहुंच चुकी थी। अन्नू के आने से सभी बहुत खुश थे, घर में रौनक सी हो गई थी। दीदी, अब तो आपकी भी शादी होने वाली है, आप भी ससुराल वाली बनने वाली हो, किसी की बहू बनने वाली हो, किसी की पत्नी बनने वाली हो, किसी की भाभी बनने वाली हो। अन्नू ने सोनू को छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी बारी तो आ गई है, अब मेरी बारी है यह सब रिश्ते निभाने की और बनने की। सोनू ने भी हंसते हुए कहा। पर दीदी, क्या तुम सीमित की इतनी कम कमाई में घर खर्च चला पाओगी, अपने आप पर खर्च कर पाओगी? फिर बाद में आगे परिवार भी तो बढ़ाना है दीदी, फिर आप कैसे क्या करोगी? अन्नू, यह तो किस्मत की बात है, क्या कर सकती हूँ मैं। हाँ, यह है कि सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश जरूर करूंगी। अरे अन्नू, तुम ये कैसी ड्रेस लेकर के आई हो शादी में पहनने के लिए? तुम्हें लगता है कि यह तुम शादी में पहनोगी तो अच्छी लगेगी? सोनू ने बैग में से कपड़े निकालती हुई अन्नू से कहा। यह सब ड्रेसेस मेरी सास ने दिलाई है अपनी पसंद से। अन्नू, तुमने लिए कैसे यह ड्रेस? अरे देखो तो सही जरा, कितनी हल्की और सस्ती ड्रेस है तुम्हारे पास। तुम यह शादी में पहनोगी तो सारे हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोचा है तुमने? सोनू के कहने पर जैसे अन्नू बिफर पड़ी। अरे जब तुम्हारी शादी होगी और जब तुम कपड़े लेकर के आओगी यहाँ पर, तब देखूंगी कि तुम कितने महंगे कपड़े लाती हो। इतनी कम कमाई में तुम कैसे अपने लिए खर्च कर पाती हो? मैं कह रही हूँ कि मुझे माँ जी ने दिला दिए, फिर भी तुम मुझे नीचा दिखा रही। अन्नू ने यह बात इतनी जोर से चिल्ला करके कही कि जया और कमला जी और मीरा जी भी दौड़ती हुई आ गई। क्या हुआ? कमला जी ने आकर के पूछा। माँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो बस अन्नू का इतना कहा कि देखो तुम्हारी ड्रेसेस कितनी सस्ती और हल्की हैं, तुम यह ड्रेस शादी में पहनोगी तो सब क्या कहेंगे। तो इस पर अन्नू भड़क गई। मुझे सुना रही है कि तुम्हें देखूंगी कौन सा महंगी ड्रेस लेकर के आती हो, इतनी कम कमाई में कैसे अपने आप पर खर्च करती हो। सोनू ने रोते हुए माँ से कहा। अन्नू भी भड़कते हुए कहने लगी। माँ, जब मैं कह रही हूँ कि ये ड्रेस मुझे मेरी सास ने दिला दी है, तो भी सोनू मुझे नीचा दिखा रही है। चलो चुप करो तुम दोनों। सोनू, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, 8 दिन बाद तुम्हारे हल्दी लगने वाली है, तुम्हारी शादी है। और अन्नू, तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ दिन बाद तुम्हारी दीदी यहाँ से चली जाएगी, फिर क्या पता कब तुम अपनी दीदी से मिल पाओगी। जब तुम आओगी तो पता नहीं सोनू यहाँ मौजूद हुआ करेगी या नहीं। सोनू चुपचाप कमरे में चली गई और अन्नू चुपचाप वहीं बैठ गई। जया अन्नू के पास बैठ गई और अन्नू को जैसे तैसे करके मनाने लगी, उसे समझाने लगी। घर में लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। सोनू बहुत ज्यादा खुश थी। सुमित उससे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता था। सुमित की बातों का अंदाजा ऐसा था कि लगता नहीं था कि सुमित इतना कम पढ़ा लिखा है। सोनू के हल्दी लगी, सोनू के मेहंदी लगी और वह दिन भी आ गया जब सोनू की बारात आ गई। सोनू की बारात में भी जानकी जी ने एक से एक ड्रेस चढ़ाई थी, महंगी से महंगी, और हर सामान ही बहुत अच्छा लाई थी जानकी जी सोनू के पहनने के लिए। जो भी सोनू का ड्रेस और सामान देख रहा था वह तारीफ करे बिना नहीं रह रहा था। सभी सोनू की ड्रेस और सामान की तारीफ कर रहे थे। इस बात से अन्नू भी सोच में पड़ गई थी कि कम कमाई में इतना खर्चा कैसे। उसे फिर याद आया कि जब उसकी सगाई का सामान आया था तो वह ड्रेस भी इतनी महंगी नहीं थी, ना ही सामान इतना अच्छा था। सोनू भी बहुत खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, भले ही तनख्वाह कम कमाता है
लेकिन पसंद अच्छी है, कंजूसी नहीं है। सोनू विदा होकर के अपने ससुराल आ गई। घर एकदम सूना सूना सा हो गया। बहुत सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे। सोनू यानी कि सुनीता की दोनों बुआ और अन्नू की सास गीता जी भी अभी मौजूद थी घर में। गीता जी ने अमित को भी ज्यादा रुकने नहीं दिया और कहा कि तुम आज ही निकल जाओ, बारात तो चली गई है, अब तुम्हारा क्या काम है। अमित ने कुछ जरूरी काम का बहाना बनाया और चला गया। कमला जी रो रही थी और कह रही थी अन्नू भी चली गई, अब सोनू भी चली गई, घर एकदम से खाली खाली सा हो जाएगा, कैसे रहूंगी मैं। तभी जया आई और कमला जी के गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ जी क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ ना आपके पास। कमला जी ने भी उसे गले से लगा लिया। यह सब सामने बैठी गीता जी भी देख रही थी। उन्होंने यह सब बहुत हैरत से देखा। उन्हें लगा कि सास बहू दोनों ही दिखावा कर रही हैं सबके सामने। जैसी उनकी सोच थी वही उन्होंने सोचा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही गीता जी भी अन्नू को जल्दी आने की ताकीद करके मायके में ही छोड़ करके घर चली गई। सोनू को जब ससुराल लाया गया तो सारी रस्में निभाने के बाद जानकी जी ने कहा, जाओ बेटी तुम्हारे कमरे में जा करके आराम कर लो, फिर कल राधा की बारात आनी है तो तुम भी थक जाओगी। सोनू ने आगे कदम बढ़ाया, फिर सवालिया नजरों से जानकी जी की तरफ देखा। जानकी जी हंसी और कहा, यह लेफ्ट साइड वाला रूम तुम्हारा है। सोनू कमरे में आई तो उसने देखा कमरा एक हॉल टाइप रूम था जिसमें उसके दहेज में लाया गया डबल बेड लगाया गया था। सामने गोदरेज रखी गई थी, गोदरेज के पास में कूलर, एक तरफ साइड में उसी के दहेज का सोफा सेट लगा रखा गया था और सोफे के सामने टेबल रखी थी। एक साइड में ड्रेसिंग टेबल जमा रखी थी और उस पर उसका सारा मेकअप और चूड़ियां वगैरह रखी गई थी। उसने गोदरेज को खोल करके देखा, उसके सारे कपड़े सिस्टमैटिक तरीके से जमा किए गए थे। गोदरेज के नीचे वाली ड्राज में उसकी सारी सैंडल चप्पल वगैरह रख दी गई थी। सोनू ने जब अपना सामान इस तरह जमा हुआ देखा तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कितनी अच्छी बात है कि अब उसे कुछ भी जमाना नहीं पड़ेगा और जो चीजें चाहिए होंगी वह फट से निकाल भी सकेगी, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि सारा सामान आने के बाद भी उसमें बहुत जगह बाकी थे। सामने की तरफ बड़ी सी खिड़की लगी थी जिसमें कांच लगा था। सोनू ने बाहर देखा, बहुत ही अच्छी कॉलोनी बनी हुई थी। उसे अपना रूम बहुत ज्यादा पसंद आया। दूसरे दिन सुबह राधा की बारात थी। सोनू के घर से भी सभी लोग आ चुके थे। जानकी जी ने सोनू के घर वालों को सोनू के रूम में ही भेज दिया था। सोनू का रूम देख करके कमला जी बहुत खुश हुई। अरे वाह सोनू, तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा भी है, और यह सब तुमने इतनी जल्दी जमा भी लिया सारा सामान। कमला जी ने हैरत से पूछा तो सोनू ने कहा, नहीं माँ, मैंने नहीं जमाया है। कल जब मैं विदा होकर के आई थी तभी यह रूम इसी तरह जमा हुआ था। मेरे कपड़े, मेरे हर सामान बहुत ही अच्छे तरीके से जमाए हुए हैं माँ। वह दाद देनी चाहिए जानकी जी की। तो कमला जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ वाकई तुम्हारा रूम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है। अन्नू ने कहा, जब हम आए थे तो हमें रूम में नहीं दिखाए थे, आंगन में ही बिठा दिया था और मैं सिर्फ किचन तक गई थी। सोनू अन्नू की बात से खुश हो गई। चलो पहली बार ही सही अन्नू ने तारीफ तो की किसी चीज की। राधा की बारात आने के पहले ही जानकी जी ने सोनू के घर वालों को और सारे मेहमानों को कहा कि आप लोग सब पहले खाना खा लीजिए, फिर बारात आने वाली है। पास में शिल्पा हॉल किया गया था राधा की बारात और खाने के लिए। जब सब लोग हॉल में पहुंचे और खाने का मेनू देखे तो सबको मजा आ गया। बहुत सारे लाजवाब आइटम बनाए गए थे। अन्नू जो काफी टाइम से हैरत में थी, हर बात में हैरान हो रही थी, अब कमला जी से पूछ ही बैठी, माँ एक बात समझ में नहीं आ रही है। सुमित गैरेज में काम करता है और उसके पापा रोहित जी भी ठीक ठाक ही कमाते हैं, फिर भी शादी बड़ी ही अच्छे से की गई है। सोनू की ड्रेसेस सामान भी बहुत अच्छा महंगा वाला था और खाना भी एक से एक बना है। राधा के लिए दहेज भी बहुत ही अच्छा है और हर चीज, हर आइटम दहेज में मौजूद है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमला जी ने भी धीरे से अन्नू से कहा, या तो मैं भी सोच रही हूँ, हो सकता है शादी के लिए इन्होंने पहले से ही पैसा जमा करके रखा हो। कमला जी ने कहा तो अन्नू ने कहा, हाँ हो सकता है कि किसी से उधार लिया गया हो शादी के लिए। हाँ हो सकता है। कमला जी ने भी हाँ में
गर्दन हिलाई। राधा की भी बारात आ गई और राधा भी रोते हुए विदा हो गई। सभी काम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ था। जानकी जी ने सोनू के घर वालों को जाने नहीं दिया। कहा कि कल राधा को लेने जाना है, तुम लोग भी साथ में चलोगे। जानकी जी और रोहित जी के इतना कहने पर सभी लोग रुक गए। बाकी सारे मेहमानों के सोने की व्यवस्था तो आंगन में और एक और जो रूम बना था उसमें कर दी गई थी। सोनू के घर वालों को सोनू के रूम में ही सोने की व्यवस्था की गई थी। इस पर अन्नू ने कहा कि सोनू के साथ अगर हम सब लोग सोएंगे तो सुमित जीजू कहाँ सोएंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग आराम से सोनू के रूम में जा करके सो जाइए। मैंने एक सामने और रूम लिया है, कुछ दिन के लिए सोनू और सुमित वहीं जा करके सोएंगे। क्या करें बेटी, हमारा घर छोटा है इसलिए पूर्ति नहीं होती है और मेहमानों को तकलीफ उठानी पड़ती है, जानकी जी ने जवाब दिया। जानकी जी की बात सुन करके कमला जी बहुत ज्यादा खुश हुई। कितने अच्छे विचारों वाली महिला हैं जानकी जी, कमला जी ने कहा। सुबह जब सब राधा को लेने जाने लगे तो जानकी जी ने अन्नू और जया से कहा, तुम दोनों मिल करके सोनू को तैयार कर दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, जया ने कहा। ठीक है, मैं सोनू के कपड़े और गहने निकाल करके रख देती हूँ, तुम दोनों मिल करके सोनू को तैयार कर देना। बहुत ही सुंदर पर्पल कलर की लहंगा जानकी जी ने सोनू के पहनने के लिए दिया और साथ में मैचिंग दुल्हन सेट। वाह कितना प्यारा लहंगा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, यह तो जया ने सोनू से कहा। और ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी है, अन्नू ने भी कहा। फिर दोनों ने मिल करके उसको जल्दी से तैयार कर दिया। जानकी जी और रोहित जी ने गाड़ियों की सारे मेहमानों को राधा के घर तक ले जाने के लिए सोनू और सुमित दोनों को अलग कार में बैठाया गया। राधा का ससुराल भी अच्छा था। राधा के सास ससुर ननद देवर जेठ सभी बहुत मोहब्बत करने वाले और सम्मान करने वाले लोग थे। राधा का ससुराल का घर भी ठीक ठाक ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर जो सामान जो मोहब्बत जानकी जी और रोहित जी में थी वही राधा के ससुराल में भी दिखते थे। कुछ दिन बाद सोनू पग फेरे के लिए घर आई, सुमित भी उसके साथ था। कमला जी और रमेश जी ने दामाद जी की खूब आओ भगत की। सुमित भी सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला। सुमित का व्यवहार सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आया। घर में वह बड़ों का मान सम्मान देने वाला, छोटों से मोहब्बत से बात करने वाला लड़का था। उसने अन्नू का भी दिल जीत लिया था। अन्नू भी सोच रही थी कि कितनी अच्छी आदत है सुमित जीजू की। सुमित को बोलना चालना, उसका पहनावा सभी बहुत अच्छा था। लगता नहीं था वह कम पढ़ा लिखा है या गैरत पर काम करने वाला लड़का है। सुमित और सोनू 2 दिन बाद वापस जाने को कहने लगे तो रमेश जी और कमला जी ने उन्हें रोकना चाहा। सुमित ने कहा कि हम हनीमून के लिए गोवा जाएंगे, गोवा से आने के बाद मैं सोनू को वापस मायके छोड़ दूंगा तो और रह लेगी। परसों की हमारी टिकट है तो सामान वगैरह भी पैक करना है। ओह वाह गोवा, जया ने खुश होते हुए कहा। आप भी चलिए हमारे साथ, जीतू जी और आप दोनों, सच में बहुत मजा आएगा चारों रहेंगे तो। सुमित ने कहा तो जया ने जीतू की तरफ एक आस भरी नजर से देखा, मगर इतनी जल्दी टिकट होगा नहीं ना सुमित जी। जीतू ने जया जी की नजर पहचानते हुए सुमित से कहा, क्यों नहीं होगा, अगर आप कहें तो मैं अभी बैठे बैठे ही आपका टिकट करवा देता हूँ, मेरी अच्छी जान पहचान है एजेंट से। जीतू चुप रहा तो कमला जी ने और रमेश जी ने कहा, सोच क्या रहे हो जीतू, चले जाओ, जया को भी थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा तुम लोगों का दिल भी बहल जाएगा। अच्छा मौका है, चारों साथ में रहोगे तो अच्छा भी लगेगा तुमको। हाँ हाँ भैया चलिए ना, आप दोनों भी साथ चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। सोनू ने भी जीतू को फोर्स किया। चलो ठीक है सुमित जी, आप कहते हैं तो चलते हैं। ऐसा करो आप हमारा टिकट करवा ही दो। बेटा अन्नू तुम और अमित भी चले जाते, अमित से फोन पर बात कर लेती, अमित यहाँ आ जाता और तुम लोग भी इन चारों के साथ गोवा घूमने चले जाते। वैसे भी हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हो। ठीक है बाबा, मैं अमित से बात करके जवाब देती हूँ, अन्नू ने खुश होते हुए कहा था, क्योंकि अन्नू को उम्मीद थी कि अमित भी ना नहीं करेगा, वह भी सबके साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा अगर अमित जी से कन्फर्म हो जाए तो मुझे खबर कर देना अन्नू, मैं तुम दोनों का भी टिकट करवा दूंगा, सुमित ने कहा। और फिर सुमित और सोनू दोनों पैकिंग वगैरह के लिए वापस घर चले गए। अन्नू ने अमित को फोन किया, अमित सुमित जीजू और सोनू दीदी हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं और उनके साथ जीतू भैया और जया
भाभी भी गोवा जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अमित से बात कर लो, तुम दोनों भी इन चारों के साथ गोवा चले जाओ। वैसे भी हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हो। नहीं, अभी नहीं जा सकते हम अन्नू, अमित ने कहा। तो अन्नू गुस्सा करते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकते हैं अभी? तुम तो कहते थे कि शादी के बाद यहाँ जाओगे वहाँ जाएंगे, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। अब क्या हो गया? देखो टीना के देवर की शादी है, तो उनके देवर की शादी है तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें कौन सी तैयारी करवानी है शादी की? अमित की बात पूरी हुए बिना ही बोल पड़ी अन्नू, हमें तैयारी नहीं करवानी है अन्नू, मैं खर्चे की बात कर रहा था। उसके देवर की शादी है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और सारे घर को पहनवानी भी लाएंगी। अमित ने धीरे से अन्नू को समझाया। देखो अमित, यह नए नए बहाने बनाना बंद करो। उनके देवर की शादी है, सारे घर को पहनवानी लाएंगी, खर्चे का काम है, तो क्या इस सब के लिए हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? हमारी खुशियां नहीं देखें? आज उनकी शादी है, कल किसी और की शादी आ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें चलना है बस, अन्नू ने जिद की। अन्नू की जिद पर हार मानते हुए अमित ने कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। अन्नू अमित की यह बात सुन करके कुछ चुप सी हो गई थी। अमित ने अपनी माँ को फ्री बैठे हुए देखा तो सोचा, अच्छा मौका है, माँ से बात कर लेता हूँ। माँ, हम गोवा घूमने जा रहे हैं, अमित ने मिमियाते हुए गीता जी से कहा था। गीता जी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, कौन कौन जा रहे हो? जी, मैं और अन्नू, अमित ने कहा। अन्नू? लेकिन अन्नू तो यहाँ नहीं है, गीता जी ने सवालिया नजरों से बेटे को देखते हुए कहा। वह माँ, मैं उसे वहीं से मायके से ही पिकअप कर लूंगा। अच्छा, कब प्रोग्राम बना? गीता जी ने फिर थोड़ा तैस में कहा। ओ माँ, वो क्या है ना कि सुमित और सोनू भी गोवा हनीमून के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जीतू भैया और जया भाभी भी जा रहे हैं। अन्नू भी मुझसे जिद करने लगी कि हम दोनों भी इनके साथ गोवा चलते हैं। अच्छा, तो यह सब अन्नू की भरावट है? यही सोच रही थी कि अमित ऐसा कैसे हो गया कि अकेले जाने की बात कर रहा है। गीता जी ने कहा और फिर बहुत सोच करके जवाब दिया, बेटा मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम ही सोचो, टीना के देवर की शादी है, बहुत खर्चा होगा। फिर बेचारी रीना और मीना का भी तो सोचो, कहाँ जाती हैं कभी घूमने, न जाने ससुराल भी कैसा मिले। मेरा इरादा यह है कि अमित कि ऐसा करते हैं, टीना के देवर की शादी के बाद हम सब गोवा घूमने चलते हैं। मीना और रीना भी खुश हो जाएंगी, उमेश और महेश को भी मजा आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर अभी जाना है तो तुम और अन्नू जा सकते हो। अभी बेचारा अमित क्या कहता। उसने अन्नू को फोन किया और माँ की सारी बात बताई तो अन्नू भड़क गई। अरे कोई अपने भाई बहनों के साथ हनीमून के लिए जाता है भला? ऐसा करना, तुम चले जाना बाद में अपने माँ भाई बहनों को लेकर के हनीमून पर, कह करके गुस्से में फोन रख दिया अन्नू ने। माँ ने उसके बाद अमित से कुछ नहीं पूछा। माँ को उम्मीद थी कि अमित वही करेगा जो वहाँ उसे करने के लिए कहेंगी। अन्नू को बहुत शर्म आई सबको यह बताते हुए कि हम नहीं चल पाएंगे। उसने सबसे बहाना कर दिया कि अमित को ऑफिस में जरूरी काम है। जया और जीतू ने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी और तय वक्त पर चारों गोवा के लिए निकल गए। अमित की मम्मी गीता जी ने भी अन्नू को लेने उसके मायके आ गई थी। जब कमला जी ने उन्हें बताया कि जया और जीतू, सोनू और सुमित चारों गोवा गए हैं, उन्होंने अन्नू को भी जाने के लिए कहा था, लेकिन अमित को कुछ जरूरी काम था इसलिए वह लोग नहीं जा पाए। तो गीता जी बहुत भोली बनते हुए कहने लगी, अन्नू तुम्हें मुझसे बात करना था, मैं उसे मना लेती गोवा जाने के लिए। इस बार अन्नू ने भी तैस में आकर के कहा, माँ जी आपने ही तो मना किया था उन्हें। मैंने कब मना किया? गीता जी सकपका गई। जी लेकिन अमित ने तो आपका ही नाम लिया था कि माँ जी कह रही हैं कि बाद में चलेंगे। रीना और मीना को भी घूमना हो जाएगा इसी बहाने, और उमेश और महेश को भी मजा आएगा। अन्नू ने फिर से उनकी तबीयत झक्कास करते हुए कहा था। हाँ, वह मैंने बोला तो था, वह हकलाने लगी। फिर उन्होंने चालाकी से बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत जल्दी चलने का प्लान बनाया है, तुम फिक्र मत करो अन्नू, हम गोवा के साथ ऊटी और मनाली भी हो करके आएंगे। कुछ भी कहो बहन जी, लेकिन घूमने का और हनीमून का मजा तो केवल पति पत्नी के साथ में ही आता है। कमला जी ने अपनी बात रखी तो गीता जी ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, अरे कमला जी, पहले तो यह हनीमून मनाते ही कहाँ
थे। हमने तो आज तक कभी हनीमून पर जाने का सोचा तक नहीं, ना ही वह जमाना था कि हनीमून पर जाएं। यह तो सब आजकल के नए नए चोचले हैं। और घूमने का मजा तो कमला जी पूरे परिवार के साथ ही आता है। जितनी ज्यादा परिवार वाले साथ में होते हैं मजा दुगना हो जाता है। कमला जी बेचारी चुप हो गई, क्या कहती। दूसरे दिन सुबह ही गीता जी ने जाने की तैयारी कर ली। अन्नू भी साथ ही जा रही थी। कमला जी और रमेश जी ने गीता जी को भी बहुत बढ़िया हार का सेट उपहार में दिया था, जिसको देख करके गीता जी की तो जैसे आंखें चार हो गई थी। फिर भी थोड़ा सा ना नुकुर करते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी समधन जी। जरूरत क्यों नहीं थी, हमारी बेटी की शादी थी, हमारे घर में आखिरी शादी थी, तो उपहार देना तो बनता ही है। रमेश जी की जगह कमला जी ने जवाब दिया था। गीता जी और अन्नू अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में गीता जी ने अन्नू से पूछा, तुम्हें क्या दिया तुम्हारे माता पिता ने। फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोली, मेरा मतलब था कि तुम्हें क्या उपहार मिला माता पिता से। कुछ नहीं, अन्नू ने जल करके कहा। कुछ नहीं, बड़ी हैरत से कहा गीता जी ने। उनका आशीर्वाद और प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, अन्नू ने कहा। हाँ हाँ, एक बेटी के लिए तो यही सबसे बड़ा उपहार है, गीता जी ने बनावटी मुस्कुराते हुए कहा था। रीना, मीना, उमेश और महेश यहाँ आओ मेरे पास। अन्नू ने घर पहुँचते ही चारों को आवाज लगाई। चारों खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ भाभी, क्या आप हमारे लिए कुछ लाई हैं, मीना ने खुश होते हुए कहा। हाँ, अन्नू ने भी मुस्कुरा करके कहा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।